नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दो लेसन और देखो। डिविजिबिलिटी के बिल्कुल पूरा कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल 100% ईमानदारी से हर पॉइंट मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आप चलते जाओ, इनको देखते जाओ। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है वो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मैथ में क्या है, पूरी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेसन। तो लास्ट लेसन में मैं आपको 47 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज स्टार्ट करते हैं 48 से। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, देखो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 48। अब मैं उम्मीद करता हूँ पीछे की बड़ी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है वो आपने पढ़ ली है, और कंप्लीट डेली नोट्स बनाओ भी। ऐसा गोल्डन कलेक्शन एक साथ कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी फुल गारंटी है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना आप पर्टिकुलर नोट्स बनाओ इसके, और नोट्स बनाने के बाद आप देखना मैथ में कितना सुधार आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है x की पावर n प्लस वाई की पावर n विभाज्य है x प्लस वाई से जब। आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि x की पावर n प्लस y की पावर n हमेशा किससे भाज्य होगा? x प्लस वाई से। कब होगा? जब n क्या है? विषम है, ओड है। ध्यान रखना, n क्या है? विषम है, ओड है। तो क्यों? फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। पावर 3 क्या है? विषम है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? a प्लस बी। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना भी, एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन, एग्जामों में हर हालात में, हर एग्जाम में क्वेश्चन, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा भी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन है। एक पूर्णांक तथा इसके घन का अंतर विभाज्य किससे होगा? एक पूर्णांक कोई इंटीजर है, तो मैं ये मान लेता हूं, माना n कोई पूर्णांक है, n कोई इंटीजर है, तो n और इसके घन का अंतर, इसका क्यूब n क्यूब, इनका डिफरेंस किससे भाज्य होगा? अब ये बताओ, सबसे पहले काम करो, n का मान रख दो 1। जैसे ही मैं n का मान 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया 0। अब 0 क्या है? 0 सभी से भाज्य होता है। अब रखो n का मान 2। जैसे ही 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 की 3 8, ये आ गया -6। अब -6 किससे भाज्य है? 6 से भाज्य है। आगे एक काम करो, n का मान 3 रखे, और देखो n का मान जैसे 3 रखोगे, 3 रखने से क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 की क्यूब 27, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का 24। किससे भाज्य है? 6 से भाज्य है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो एक पूर्णांक तथा इसके घन का अंतर किससे भाज्य होगा? 6 से भाज्य होगा। ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 48 और 49। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अब देखते जाओ इन क्वेश्चनों को। हर वैरायटी का, हर टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? ध्यान दो इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 अपने को ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 12 प्लस 5 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 11, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 21, तीसरा है 31, चौथा है 41। अब एक काम करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर हालात में आते हैं, आपको आने चाहिए तुरंत भी। देखो कैसे, पहले कॉमन ले लो इन दोनों में कॉमन। तो कॉमन का लेता हूं, 2 की पावर 10 कॉमन आ गया। क्या बच गया? 1 प्लस 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 12 है, 2 की पावर 10 बाहर ले ली, पावर 2 बच गई, प्लस 5। अब 2 की 2 4 प्लस 1 ही कितना होता है? जब इसको हल करेंगे क्या आएगा? 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ क्या बच गया? 2 की पावर 10 प्लस 1। सबको पता है 2 की पावर 10 कितनी होती है? 1024 प्लस 1 1025। अब इसके 1025 के फैक्टर कर दो तो क्या हो जाएंगे? 5 × 5 × 41। अब एक काम करते हैं, क्या चेक करो ऑप्शन में कौन सा है? 41 दिखाई दे रहा है, ये रहा 41। इसका मतलब किससे भाज्य है? 41 से भाज्य है। ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ध्यान दो इसके ऊपर। जब 10 की पावर 12 माइनस 1, 10 की पावर 12 माइनस 1 को 111 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा। आपको मैंने फुल बेसिक बताया था क्या, कि 10 की पावर n माइनस 1 की फॉर्म आती है और एक आती है 10 की पावर n प्लस 1 की फॉर्म। आपको मैंने इन दोनों की डिविजिबिलिटी बताई थी। तो 10 की पावर n माइनस 1 के बारे में क्या बताया था, इस फॉर्मेट में क्या होता है, इस फॉर्म में n टाइम्स 9 आता है, n टाइम्स 9 आएगा। ये बात आपके याद आ रही है क्या, ये मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट की जितनी भी संख्याएं होती है, पावर n है तो n टाइम्स 9 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ क्या है 10 की पावर 12 माइनस 1, इसका मतलब पावर 12 है क्या, तो 9 12 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाग दे दो किसका, 111 का। ऐसे प्रश्न बहुत हल्के प्रश्न है, एग्जाम में आते हैं, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब ऐसे प्रश्न कर नहीं पाते हो भाई, ध्यान रखना। तो हर कॉन्सेप्ट को मैंने टच किया, ध्यान रखना। अब भाग देंगे तो 9 बार चला गया, 9 बार, तो अब भाग दो तो क्या जाएगा 900, फिर क्या जाएगा 900, फिर क्या जाएगा 900, फिर क्या जाएगा 9। ये आपका आंसर है। तो भाग देते अपने पास आंसर आ जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी प्रश्न था, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं आगे प्रश्न नंबर 52 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है अंतराल n का मान 12 के बराबर भी हो सकता है, 12 से बड़ा भी हो सकता है, 40 के बराबर या 40 से छोटा, में धनात्मक पूर्णांक n की संख्या इस प्रकार क्या है कि गुणनफल n-1 n-2 डैश 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 3 गुणा 2 गुणा 1 n से विभाज्य न हो। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 13, चौथा 14, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ये बताओ जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं आपका दिमाग चलना चाहिए। ये बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, तुरंत इसमें लॉजिक क्या लगेगा, प्रश्न को शुरुआत कैसे करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, आपका दिमाग ये नहीं बोला क्या, कहां से 1 से लेकर कहां तक n-1 तक संख्याओं का गुणा, ये कह रहा है n से विभाज्य न हो। आपको पता है इस बात का, फैक्टोरियल n का मान क्या होता है भी, n इंटू n-1 n-2 कहां तक 3 2 1 तक, 1 से n तक का इंटू गुणा करना है। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है कि n-1 n-2 डैश 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 3 गुणा 2 गुणा 1, ये n का भाग देंगे तो ये कह रहा है n से विभाज्य न हो, n का भाग नहीं जाना चाहिए। अब आपका दिमाग ये इस बात को सोचेगा कैसे, देखो ध्यान दो इसके ऊपर। आपका दिमाग ये बोलेगा, मान लो आप कोई संख्या ले लो, मैंने क्या किया 1 गुणा 2 गुणा 3 9 तक संख्या ले ली और बाकी इसका 10 का, मतलब भाग n का, n-1 तक भाग n का। अब ये बताओ 10 क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब आपका दिमाग बस इतना काम करना चाहिए, प्रश्न 1 सेकंड का है, कंपोजिट नंबर है, कैसे देखो। अब 10 के फैक्टर करेंगे, टुकड़े 2 और 5। अब ये बताओ 10 इसमें है नहीं, बट अगर भाज्य संख्या है तो इसके फैक्टर इसके बीच में आएंगे, 2 ये आ गया,
और यह 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब इससे एक संख्या कट जाएगी, भाग जाएगा। तो भाग कब नहीं जाएगा, जब ये संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। क्या होगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्यों कि अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वह संख्या। अगर वो संख्या नहीं है तो इसे नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हो गया कि n क्या है, अभाज्य संख्या। बस अब देख लो कि इस अंतराल में, इस गैप में n का मान क्या क्या हो सकता है। तो n का मान चेक करो, 12 से बड़ा, 40 से छोटा या इनके बराबर। तो अब 12 से बड़ा 13, 17, 19 अभाज्य संख्या 23, 29, 31, 37, 40 तक कितनी होती है, गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलता हूँ मैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। तो आसान प्रश्न है ये, चलते जाओ देखते जाओ इनको। प्रश्न नंबर था 52। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है, देखो, यदि P बराबर 23 की पावर n+1 है तो निम्न में से P के बारे में क्या सत्य है, P के बारे में क्या सत्य है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखना है। तो अब देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न कह रहा है अपने को, P हमेशा, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, P हमेशा 24 से विभाज्य होगा। P हमेशा 24 से विभाज्य होगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें, P 24 से कभी भी विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने, P हमेशा 22 से विभाज्य होगा। चौथा ऑप्शन, P कभी भी 22 से विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। 4 ऑप्शन है। अब ये बताना कौन सा इसमें से सही है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे ध्यान से देखो इसमें। P ये कह रहा है अपने को, P का मान क्या है, P का मान है 23 की पावर n+1 की पावर भी n। अब ये बताओ, अगर n का मान क्या है, विषम है, n का मान क्या है, विषम है, तो आपको मैंने क्या बताया था, 23+1 किसका भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, P हमेशा 24 से भाज्य होगा, हमेशा नहीं होगा, गलत है। क्यों, क्योंकि 24 से भाज्य तभी होगा जब n का मान विषम है। अगर n का मान सम है तो भाज्य नहीं होगा, तो हमेशा नहीं होगा। दूसरा, P 24 से कभी भी विभाज्य नहीं होगा, गलत है। क्यों, अगर n का मान विषम है तब उस कंडीशन में 24 का भाग जाएगा, तो हमेशा 24 से भाज्य होगा, ये गलत है। ठीक है। P हमेशा 22 से भाज्य होगा। अब देखो 22 से, तो कैसे, P बराबर क्या है, 23 की पावर n+1 की पावर n। 22 का भाग दे दो, 22 का, 22 का भाग, 22 का भाग। आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं रिमाइंडर थ्योरम, तब पता लग जाएगा। 23 में 22 का भाग दिया, एक बार गया, 1 की पावर n+1 की पावर n। एक की बार कितनी हो, 1 ही आएगा, 1+1 कितना आएगा, 2। शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा भाई। तो ये कह रहा है P हमेशा 22 से भाज्य होगा, ये भी गलत है। P कभी भी 22 से विभाज्य नहीं होगा, ये सही है। क्यों, क्योंकि 22 का जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, तो कभी भी 22 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। अब आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 54 क्या कर रहा है, देखो यहां पर,
54। वह न्यूनतम 5 अंकीय, कितने अंकों की? 5 अंकों की, ध्यान रखना। मिनिमम संख्या ज्ञात करो जो 91 से 91 से विभाजित है। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, विभाजित है। एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े बढ़िया प्रश्न भी आते हैं। तो अपने हर टाइप का, हर वैरायटी का प्रश्न मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो, 5 अंकों की छोटी से छोटी कितनी, कौन सी होती है? 10,000। कौन सी होती है? 10,000। अब एक काम करो, आप इसमें 10,000 भाग दो किसका? 91 का। एक बार 91, कितना बच गया? 9, 0, 0, 0, 9, 9 में 81, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81 बच गया। तो अगर मिनिमम संख्या पूछी है तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 91 माइनस 81, डिफरेंस कितने का? 10 का। तो वह मिनिमम संख्या कौन सी होगी? तो आप क्या करोगे? 10,000 में 10 जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? 10,010। ये अपना आंसर है। तो आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई। अगर मिनिमम पूछ ले तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ दो। अगर मैक्सिमम पूछ ले भाई, बड़ी छोटी संख्या बताओ, तो क्या करोगे? 99999, 91 का भाग दो। एक बार 91, 9 में से 1 गया 8, 0, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 एकम 9, 9 में 81, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, क्या उतार लिया? 9, कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 एकम 8, 8 नहीं 72, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, अब एक काम करो, बड़ी से बड़ी पूछे ना तो क्या करोगे? इसमें से डायरेक्ट घटा दो ये, तो 99999, 81 कम कर दो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 9, ये सबसे बड़ी संख्या है जो 5 अंकों की है और 91 से भाज्य है। तो आपको मैंने एक साथ दोनों बातें बता दी है, सबसे छोटी पूछ ले, सबसे बड़ी पूछ ले, पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सा प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये था प्रश्न नंबर 54। आगे चलते हैं 55। तो ये आसान क्वेश्चन है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 55 क्या कर रहा है, देखो इसको। ये कह रहा है 3 1 5 6 4 2, ये कोई संख्या है, में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि है 7 का गुणज हो, 7 का मल्टीपल हो, 7 का गुणज हो। इस कहने का मतलब इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब एक काम करो, वही बात सेम की सेम, 7 का गुणज हो, 7 का भाग दो, 5 6 4 2, 7 का भाग दे दो, 7 का भाग, 7 चौका 28, कितना बच गया 3 35, 7 5 35, क्या उतार लिया 6, भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा 0, क्या उतार लिया 4, 7 निम 63, 1 12, 7 एकम 7, ये आ गया 5। तो क्या करोगे, अब क्या जोड़ा जाए, कम से कम जोड़ना है, तो क्या करोगे आप इसमें 7 - 5, डिफरेंस कितने का है 2। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 7 का गुणज हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या जोड़ें, तो 2, ये आपका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 55 था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 56। 56 क्या कर रहा है, देखो इसको। यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये स्मॉल n है, बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब, ये कैपिटल N का मतलब होता है ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, समुच्चय है भाई, ध्यान रखना। तो निम्न
9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। ऑप्शन देखिए इसमें 4। पहला ऑप्शन है 8 की पावर n प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर n प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है इसमें 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, चौथा ऑप्शन है इसमें 3 की पावर 2n प्लस 3n प्लस 1। 4 ऑप्शन है। तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले एक काम करो, n क्या प्राकृत संख्या, तो n का मान 1 2 3 4 रखे, देखो चलते जाओ, n का मान रखो 1 रखेंगे तो 8 की पावर 1, 8 प्लस 1 9, इसमें भाग जा रहा है 9 का। 10 प्लस 1 11, इसमें नहीं जाएगा। यहां देखो 4 माइनस 3 माइनस 1 क्या रहा है 0, इसमें जाएगा क्योंकि 0 सभी से भाज्य है। यहां रखो 3 का वर्ग, n का मान 1 रखो, 3 का वर्ग 9 प्लस 3 प्लस 1 13, नहीं जाएगा। अब n का मान 2 रखो, जैसे n का मान 2 रखे देखेंगे तो यहां देखो 8 का वर्ग 64 प्लस 1 65, 9 से भाज्य है क्या, नहीं है। तो अब इसको चेक करो, n का मान 2 रखो, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 1, तो 16 माइनस 7 कितना आ गया 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है। अब आप n का मान 3 रखे देख लो, 4 रखे देख लो, तो भाग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ध्यान रखना, आप n का मान 1 रखकर चेक करोगे, पहला ऑप्शन बिड़ते ही क्लिक करेगा और यहाँ टिक मारते आंसर गलत हो जाएगा। आपको चेक करने के बाद 4 ऑप्शन, फिर अब 2 ऑप्शन कट गए, 2 बच गए, फिर n का मान 2 रखो तो ये कट गया, ये बच गया, ये अपना आंसर है। अभी उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 56, आसान सा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है, ध्यान दो इसके ऊपर। 57 6 अंकों वाली संख्या यदि 6 अंकों वाली संख्या 6 अंकों वाली संख्या x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो फाइव एक्स माइनस 2y का मान क्या होगा, क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, एक संख्या क्या है 6 अंकों की, x 3 5 6 2 4, ये किससे भाज्य है, ये तो 11 से भाज्य है। और अगली संख्या 1 2 5 7 y 4, ये किससे भाज्य है, 72 से भाज्य है। 11 के भाग का नियम आपको मैंने बताया, याद है क्या, डिविजिबिलिटी के रूल में आपको सिखा चुका हूं, ध्यान रखना। तो 11 के भाग का नियम, एक छोड़कर एक अल्टरनेट अंकों को जोड़ दो, जोड़ो 6 4 10 10 13, इनका डिफरेंस 5 2 7 प्लस x, इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो अब ये बताओ 11 का मल्टीपल हो सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि 7 प्लस x 13 में से घट रहा है तो 0 होगा। इसका मतलब x का मान क्या ले लूँ 6, क्यों 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ 72 से भाज्य है क्या, 72 का मतलब 8 गुणा 9, इसके को प्राइम फैक्टर कर दो, सह अभाज्य टुकड़े, तो 8 गुणा 9 हो गया। अब ये बताओ 8 गुणा 9 हो गया, तो अब आपका दिमाग चल पड़ा और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है ये y, तो क्या करोगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अंकों का योग, जहां 9 बन रहा है छोड़ दो उसको, 5 और 4 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9 छोड़ दिया। अब क्या बचा 1 प्लस y, किसका भाग जाएगा 9 का। अब 9 का भाग जाने के लिए इसका मतलब y का मान क्या होगा, यहां पर 8, क्यों 8 प्लस 1 9, 9 में 9 का भाग जाएगा, तो x का मान तो 6 आ गया और y का मान 8 आ गया। x का मान 6 उसमें रख दो, तो 5x माइनस 2y का मान पूछा है, x का मान 6 तो 5 6 30,
8, 8 दूनी 16, 30 में से 16 गया 14, ये अपना आंसर है। आसान सा प्रश्न था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। प्रॉपर नोट्स बनाओ भी, उसके बाद देखना भविष्य में कभी भी मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। चीजें एक के बाद एक पढ़ो, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी इसमें। 58 क्या कर रहा है देखो, यदि संख्या 5, 9, A, 4, 4, B 36 से विभाजित है, 36 से विभाजित है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या है? a प्लस बी का अधिकतम मान क्या है? अधिकतम मैक्सिमम मान क्या है? आसान सा प्रश्न है। एक काम करते हैं, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछ लेता है इसमें, तो आसान सा प्रश्न है, डिविजिबिलिटी लगा दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे? 5, 9, A, 4, 4, B किससे भाज्य है? 36 से। 36 क्या होता है? 4 गुणा 9। इसके को प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को कि आपको मैंने डिविजिबिलिटी सिखा दी है 4 की और 9 की। 4 की अंतिम 2 अंक, ये लो अंतिम 2 अंक, 4B, 4 का भाग 2। अब ये बताओ B का मान यहाँ क्या हो सकता है? B का मान 0। क्यों? 40 में 4 का भाग जाएगा, फिर 0 में 4 जोड़ दो 4, 4 में 4 जोड़ दो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 डिजिट आ गई। इसका मतलब B का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। अब A का मान चेक करो, ये A है। अब एक काम करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी, इसका मतलब अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। अब ये बताओ, यहां चेक करो, मैंने क्या किया? 5, 9 A का मान मैंने पहले क्या रख दिया? 0, ये लो 0, फिर 4, 4, सॉरी A का मान तो अपने को निकालना है भैया, A का मान तो A, पहले B का मान 0, 4, 4, B का मान 0, ये लो। दूसरी कंडीशन 5, 9 A, 4, 4, B का मान 4, ये लो 4। तीसरी कंडीशन 5, 9 A, 4, 4, B का मान 8, ये लो 8। अब 9 के भाग का नियम, अंकों का योग करो, जहां जहां 9 बन रहा है छोड़ दो, 9 छोड़ दिया, 5 और 4 9 छोड़ दिया, क्या बच गया? A प्लस 4, किसका भाग देंगे? 9 का। 9 का 9 गया, 5 और 4 9 गया, 4 4 8, तो 8 प्लस A, किसका भाग देंगे? 9 का। 9, 5 और 4 9, 8 और 4 12, 12 में से 9 छोड़ दो, 9 और 3 12, 3 प्लस A, किसका भाग देंगे इसमें? 9 का। अब ये बताओ, A प्लस 4, 9 का भाग जाना चाहिए, तो A का मान क्या होगा? 5, A का मान 5। 8 प्लस A का मान 1, 8 1 9, A का मान 6 और 3 9, A का मान 6। अब मान कौन सा पूछा है? अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम मान संख्या बड़ी ले लो। तो इसका मतलब A का मान यहाँ कितना है? 5 है, यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ कितना है? A का मान 6 है। तो A का मान अधिकतम कौन सा है? 6। और B का मान अपने पास कितना आया था? अधिकतम 0 4 8 8, मैक्सिमम पूछा है ना, तो 8 प्लस 6, 8 और 6 14, ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है। मिनिमम पूछ ले तो छोटे छोटे मान ले लो। B का मान क्या ले लोगे? 0, और A का मान क्या ले लोगे? 1, ठीक है। तो इनसे आप कंडीशन चेक कर लो, इसमें भाग जा रहा है तो अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम मान यहाँ से आ जाएंगे। था 58, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आसान सा प्रश्न था भाई, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। अब आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 59 की तरफ। तो 59 क्या कर रहा है, देखो गौर से। अब 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बैक टू बैक करवा रहा हूँ। ध्यान सबका बोर्ड पर, इनको समझने की कोशिश करना, और एग्जाम में इन फ्यूचर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे भाई। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, ये गौर से देखो इसको। 59 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भी। 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या 7 6 8, 7 8
x 2 5 y 7 6 8 7 8 x 2 5 y 48 से भाज्य है, 48 से भाज्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाज्य है। तो x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का मैक्सिमम और मिनिमम योग क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बड़े क्वेश्चन है। 48 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये 7 है, 6 है, 8 है, 7 है, 8 है, x है 2 5 y किससे भाज्य है? 48 से। अब ये बताओ 48 के भाग का नियम 3 और 16 का भाग, को प्राइम फैक्टर कर दिए इसके। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, 3 के भाग का नियम क्या होता है? अंकों के योग में 3 का भाग। तो x और y इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो 3 का भाग, पहले एक वेरिएबल का पता करो है क्या, तो क्या करेंगे? 16 के भाग का नियम। 16 के भाग का नियम क्या होता है? अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाना चाहिए। तो जब जैसे अब अंतिम 4 अंक पकड़ेंगे तो भी दोनों वेरिएबल एक साथ आ गए। अब यहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा। अब आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि सर ये बताओ 16 है, 16 तो 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 4 8। तो आप ये बोलोगे कि सर एक काम करो, पहले आप 4 का और 8 का भाग चेक कर लो, इसमें डिविजिबिलिटी लगा दो। क्यों? जिस संख्या में 16 का भाग जाएगा उस संख्या में अवश्य ही 8 का भाग जाएगा, उस संख्या में अवश्य ही 4 का भाग जाएगा। तो आपका दिमाग ये बोलेगा कि सर पहले आप 4 से लगाओ या 8 से लगाओ। पहले आप 4 से देखो, 4 से अगर मैं 4 के भाग का नियम, अंतिम 2 अंक 5 y, 4 का भाग चेक करो, 50 y का मान 0 लूँ, 50 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 1 लूँ, नहीं जाएगा। 2 लूँ, 13 चौका 52 जाएगा। 3 4 5 6 6 से जाएगा। तो अपने पास y का मान या तो 2 है या क्या है? 6। इस पर लगाम लग गई, अब पाबंद हो गया y। अब आगे चलो, 16 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अंतिम 3 अंक, तो 2 5 y बटे 8, अंतिम 3 अंक, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अब चेक करो, y का मान 2 रखने से 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 3 24, नहीं जाएगा। 6 रखो, 6 से जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि y का मान कितना है भैया? y का मान 6 है। ठीक है, तो ऐसे आप पता करोगे। तो एक बार दोबारा सुन लो, 16 के लिए अंतिम 4 अंक, इसका मतलब ये हो गया कि 8, 16 के फैक्टर 8 4 2, इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया? 6। अब देखो आप इसमें 3 की डिविजिबिलिटी, तो चेक करो कैसे। यहां देखो, तो ये आ गया 7 6 8 7 8 x 2 5, y का मान मैंने क्या रख दिया? 6 रख दिया। अब दिमाग सबका बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको एज इट इज हूबहू मिल जाएगा। अभी ये बताओ कैसे, जोड़ दो इसको, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 2 38, 38 और 5 43, 49, 49 प्लस x, किसका भाग जाएगा? 3 का। चलो अब बताओ x के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो x का मान 49 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं होगा। 50 में नहीं जाएगा, 51 में जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, सबसे पहली बात, x का मान क्या हो सकता है? यहाँ पर x का मान हो सकता है यहाँ पर 2, फिर 3 जोड़ दो 5, फिर 3 जोड़ दो 8, फिर 3 जोड़ेंगे इसमें 11 आएगा, तो डबल डिजिट आ जाएगा। x के मान क्या क्या आ गए? 2 5 8 आ गए। अब ये बताओ आप मेरे को, पूछा क्या है? देखो यहाँ पर x के मान 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, y का मान क्या आया था? 6। अब चेक करो अंतिम 4 अंक, 16 की डिविजिबिलिटी अब लगाओ, 16 की डिविजिबिलिटी अब चेक करो कि कौन से x के मान हैं वो संतुष्ट हो रहे हैं। तो कैसे देखो, x 2 5 y। अब यहां मैं 16 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। अब ये बताओ y का मान तो फिक्स हो गया मेरे पास, क्या हो गया? 6। ठीक है, अब x के मान रखो, यहां से x के मान, तो x का मान मैंने यहां से क्या रख दिया? 2 रख दिया, 2। अब चेक कर लो 16 का भाग जा रहा है क्या? ठीक है, तो x का मान मैंने क्या रख दिया? 2। तो अब यहां से डिविजिबिलिटी चेक करो, 2 2 5, y का मान 6, किसका भाग जाना चाहिए? 16 का। तो 16 एकम 16, 12 में 6 गया 6, 16 चौके 64, 1 16 एकम 16 भाग जा रहा है।
x का मान 2 हो सकता है, ठीक है। अब चेक करो 5 हो सकता है क्या, 5 हो सकता है क्या, x का मान यहाँ रख दो 5, तो 5 2 5, y का मान 6। चेक करो 16 का भाग जा रहा है क्या, 16 3 48, 4 45, 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 136, 16 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब x का मान 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं होगा। अब चेक करो 8 से जा रहा है क्या, 8 2 5, y का मान 6, 16 का भाग, 16 5 80, 2 25, 16 एकम 16, 16 छिक्के 96 जा रहा है भी, तो 8 से जा रहा है। इसका मतलब x का मान क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो अब ये बताओ x का मान 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, और y का मान क्या हो सकता है, 6। पूछा क्या है कि x प्लस वाई का मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम पूछ ले तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, मैक्सिमम पूछ ले तो x का मान 8 लो, y का मान 6 लो, तो 8 प्लस 6, मैक्सिमम 8 और 6 14। अगर पूछ ले मिनिमम तो x प्लस वाई का मान मिनिमम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर x का मान अब की बार 2 ले लो, तो 2 प्लस 6, 6 और 2 8, ये अपना आंसर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन और देख लो जिससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको फुल बेसिक से बता दिया है, और ये वीडियो आपके पास रहेंगे तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लिया करो, जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चले आगे, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न है, देखो आप इसको। पहले मैं संख्या मिटा देता हूं यहां से। प्रश्न नंबर 60 ये कह रहे हैं अपने को 6 अंकों की संख्या एक, और संख्या क्या है 2 6 a 8 5 b, 48 से भाज्य है। तो पूछा क्या है a प्लस b का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करो। तो आसान सा प्रश्न है, वही प्रश्न क्या करोगे आप, मेरे को ये बताओ। 48 की डिविजिबिलिटी का मतलब 3 × 16, 16 का मतलब अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाना चाहिए, या आप क्या करोगे 16 की डिविजिबिलिटी का मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा। तो पहले आप इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करोगे। तो ये आ गया 2 6 a 8 5 b। जैसे ही मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो अंतिम 2 अंक 5 b, किसका भाग 4 का भाग। ये बताओ 0, b का मान 0 मान लिया, 50 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, b का मान 2 जाएगा, 4 2 6 जाएगा। अंतिम 3 अंक चेक करो 8 5 b, अंतिम 3 अंक 8 5 b, किसका भाग 8 का भाग। तो 8 का भाग 2 रखने से जाएगा क्या, 2 रखने से अपने पास 8 एकम 8 नहीं जाएगा, 6 रखने से जाएगा। तो अब ये बताओ b का मान क्या फिक्स हो गया, 6 फिक्स हो गया। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, b का मान अगर 6 फिक्स हो गया तो अब a का मान निकालो, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो। तो यह जाएगा 2 6 a 8 5 b का मान 6, 6 और 2 8 8 8 16, 16 और 5 21, 21 प्लस 6 27, तो यह जाएगा 27 प्लस a, बाकी इसका 3 का। 27 में 3 का भाग जा रहा है तो a का मान क्या हो सकता है 0, 0 में 3 जोड़ दो 3, 3 में 3 जोड़ दो 6, 6 में 3 जोड़ दो 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12, 12 में डबल डिजिट आ गई 12, हो नहीं सकता। तो अब a का मान 0 3 6 9 और b का मान 6। अब चेक करो 16 की डिविजिबिलिटी, अब चेक करो 16 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अपने पास लास्ट 4 अंक ये रहे, क्या क्या है a 8 5 b, किसकी डिविजिबिलिटी 16 की, अंतिम 4 अंक में 16 का भाग। तो पहले a का मान लो 0 भैया, जैसे मैंने 0 लिया तो 0 8 5, b का मान मैंने क्या, b का मान फिक्स है 6, b का मान क्या है फिक्स 6। अब चेक करो 0 का मतलब कोई मतलब नहीं है, 16 का भाग जा रहा है क्या, 16 5 80, 56 नहीं जा रहा, इसका मतलब a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे क्या, a का मान 3, a का मान 3 8 5, b का मान क्या था अपने पास, b का मान 6 था,
16 का भाग चेक करो, 16 दूनी 32, 8 में से 2 गया 6, 16 चौके 64, 1 16 एकम 16 जा रहा है भाई। इसका मतलब ए का मान 3, ये सही है। 6 चेक करो 6, तो 6 8 5, बी का मान 6, 16 का भाग 16 चौके 64, 4 45, 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3, 136 आ गया, नहीं जाएगा। 16 8 128 नहीं जाएगा अभी। तो इसका मतलब 6 नहीं होगा। 9 से चेक करो, ए का मान 9, 9 8 5, बी का मान 6, चेक करो 16 का भाग 16 6 96, 8 में से आ गया 2 25, 16 एकम 16, 9 16 6 96 जाएगा भाई। इसका मतलब ए का मान क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। ये बताओ ए का मान क्या हो सकता है, 3 या 9, और बी का मान क्या होगा भैया 6। अगर पूछ ले ए प्लस बी मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैक्सिमम के लिए 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 6, 9 और 6 15। अगर पूछ ले मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ए प्लस बी है वो मिनिमम क्या होगा, तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, आंसर क्या आ जाएगा 9। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर हालात में आपको मिलेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया प्रश्न था, प्रश्न नंबर 60। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। अब चलता हूं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। 61 क्या कह रहा है, ध्यान दो इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, जो इन फ्यूचर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस करो। मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट फुल प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान रखना भी, जिससे चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। (61) इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है ये, 21 की क्यूब प्लस 22 की क्यूब प्लस 23 की क्यूब प्लस 24 की क्यूब किससे भाज्य है, किससे विभाज्य है। ऑप्शन है पहला 50, दूसरा है 60, तीसरा है 90, चौथा है इसमें सभी। आपको मैंने एक बात बताई थी, सबसे पहले समांतर श्रेणी है क्या, 21 के बाद 22 23 24, इनका डिफरेंस बराबर है, समांतर श्रेणी है। पावर क्या है, विषम है। पावर क्या है, विषम है। आपको मैंने क्या बताया था, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। याद है क्या ये चीजें, आपको मैं ये बातें पीछे पढ़ा चुका हूं भी, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको आती है। किसका भाग जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d का भाग जाएगा कब, जब n क्या है, विषम है। n क्या है, विषम है। और a b c d किस में है, AP में, समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में। तो इसके योग का भाग जाएगा, इसका योग कर दो। पहली बात तो 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24, 4 3 7 2 9 1 10, 2 4 6 8 8 1 9, किसका भाग जाएगा, पहली बात तो 90 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है सभी, तो पहले काम करो 90 के फैक्टर करो भी, 15 6 90, 2 गुणा 3 6 15, 3 गुणा 5। इसका मतलब ये क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15 15 दिन 90, ठीक है। अब चेक करो 60 के फैक्टर देखना भी, 60 के फैक्टर 15 चौके 60, 2 गुणा 2 15 में 3 गुणा 5। अब इसका मतलब देखो 2 3 5 2 3 5 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब 1 2 और चेक करो, कहाँ से चेक करेंगे, फिर 60 का भाग चला जाएगा। चेक करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ से। आपको मैंने क्या बताया था, याद है क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस बी का भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, a प्लस बी का, कब, जब n क्या है, विषम है। अरे n क्या है, विषम है, n क्या है, विषम है। तो इसको मैं लिख दूं क्या, 21 प्लस 23, इसको आसपास लिख दो, 21 की क्यूब प्लस 23 की क्यूब प्लस 22 की क्यूब प्लस 24 की क्यूब। चेक करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, इसका मतलब इन दोनों का योग, a प्लस बी का मतलब 3 और 1 4, 2 2 4, ये 44 से भाज्य है, इसका मतलब 4 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। अब चेक करो ये 22 की क्यूब, 22 की क्यूब ये भी 4 से भाज्य है। क्यों, 22 की क्यूब 4 से भाज्य है, पता है ना सबको, क्यूब है 22 गुणा 22 गुणा 22, 3 बार लिख दो इसको, तो 4 से भाज्य है।
2 बार 2 बार कट जाएगा। 24 की क्यूब है, ये भी 4 से भाज्य है, इसका मतलब ये भी 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, तो 4 इसमें इसका 4 एक फैक्टर हो जाएगा। 4 से भाज्य इसका मतलब 2 से भाज्य है, इसका मतलब 60 से भाज्य है। अब 60 से भाज्य इसका मतलब 50 से भाज्य है। कैसे? 50 क्या है देखो, 25 5 गुणा 5, 25 दूनी 50। अब 5 तो एक पहले से आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 5 और चेक करो, 1 5 किससे आएगा? तो 1 5 चेक करो किससे आएगा, तो 1 5 एक काम करो, ये दिखाई दे रहा है ना a क्यूब प्लस b क्यूब। कैसे? 21 की पावर 3 प्लस 24 की पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब किससे भाज्य है? a प्लस b से। 21 प्लस 24, इन दोनों का योग कितना हो गया? 45, इसका फैक्टर है। अब यहां देखो a क्यूब प्लस b क्यूब 22 प्लस 23, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास? 45, इसका मतलब 5 का भाग यहां भी जाएगा, इसका मतलब ये 50 से विभाज्य है। तो ऐसे ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस प्रश्न है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस किस का भाग इसमें जाएगा। तो इसको 1 बार 2 बार और वापस रिपीट करना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 61। अब चलता हूं आगे मैं 62 की तरफ। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर हालात में आते हैं भी, धीरे धीरे आप दिमाग लगाओ इसमें, तब चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न नंबर देखो आप 62। सिक्सटी टू क्या कह रहा है, ध्यान देना इसके ऊपर। यदि चार लगातार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा? p का न्यूनतम मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 1। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक काम करो आप, अब आपका दिमाग यहां पर चलना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आता है। लगातार संख्याएं ध्यान रखना, 4 और कौन सी लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर संख्या प्राप्त होती है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 होगा भी। कैसे होगा देख लो। पहली बात आप दिमाग में लगाओ, 4 संख्या लगातार लिख लो छोटी छोटी, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इनको गुणा करो, इसमें p जोड़ दिया, p बराबर क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर। तो इंटू करो, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब 24 में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, मिनिमम संख्या न्यूनतम, तो क्या आ जाएगा? 25। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो p का मान क्या होगा? 1। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन टिका देता है। बढ़िया क्वेश्चन कैसे टिकाएगा वो देख लो। तरीका क्या होता है इसका? तरीका होता है इसका, एक रिजल्ट होता है वो आप देखो कैसे। संख्या 4 लगातार ले लो जो आपके मन में, जैसे आगे आपने ले लिया 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, चेक करो लगातार है क्या? लगातार। 5 का 20, 20 60, 60 दूनी 120, 120 प्लस 1 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहने का मतलब ये 4 कंजुगेटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं। तो ध्यान रखना, पता कैसे करोगे क्या ऐड करना है? देखो आप, पहली बात तो वैल्यू रख लो, आसान सी बात है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो आप, फिर एक दो छोटे छोटे प्रश्न इसके ऊपर और देखो भी आप। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो
चार लगातार सम संख्याएं आ जाए उनका गुणनफल, या चार लगातार विषम संख्याएं आ जाए उनका गुणनफल, कैसे बताओगे? देखो आप इसमें एक छोटी सी बात, इसका आप ध्यान रखना जो आपको बता रहा हूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस बात का ध्यान रखना, इनका डिफरेंस एपी में समांतर श्रेणी में डिफरेंस 1 का है, 1 का है, 1 का है, तो हमेशा क्या जोड़ोगे? 1 की पावर 4, क्या जोड़ोगे? डिफरेंस की पावर 4, ध्यान रखना, डिफरेंस की पावर 4, ध्यान रखना इस बात का। तो डिफरेंस कितना है? 1, 1 की पावर 4 क्या होती है? 1, 1 जोड़ दो, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब तरीका क्या है इसका? देखो, एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हैं भी, यहां से ध्यान रखना। रिजल्ट क्या है? अंडर रूट, पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर आएंगे, यहाँ रूट आ जाएगा, तो a गुणा b गुणा c गुणा d प्लस डिफरेंस की पावर 4 बराबर हमेशा क्या होगा? पहला पद a, लास्ट पद d, तो a गुणा d प्लस डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रट्टा मार लेना भी। ये 4 कंजुकेटिव नंबर है, ध्यान रखना, लगातार संख्याएं ए बी सी डी, एपी में होगी, समांतर श्रेणी में होगी, तो इनका गैप डिफरेंस देख लेना। तो डिफरेंस की पावर 4 और इसके ऊपर अंडर रूट है, बराबर में ऐसा क्या होगा? पहला पद ए, लास्ट पद इसमें डी प्लस डिफरेंस का स्क्वायर, ध्यान रखना, रूट से बाहर, यहाँ 4 है तो रूट से बाहर 2, ये ध्यान रखना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे? देखो, अब एग्जाम में आपको उलझाने के लिए यहां से बड़े प्रश्न भी बना सकता है। देखो फॉर एग्जांपल आपको मैं कह दूं, ये बताओ 4 लगातार विषम, 4 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या जोड़ दो, तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो बताओ उसमें सबसे छोटी संख्या क्या ऐड करनी होगी? 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो अब 4 लगातार विषम संख्याएं हैं क्या? 3, 5, 7, 9 एपी में, इसमें क्या जोड़ें? बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। तो अब आपका दिमाग ये बोलेगा कि सर एक काम करो, आपने अभी बताया था हमको, क्या बताया था? गैप डिफरेंस 2 का, एपी में समांतर श्रेणी 2 2 2, तो यहाँ 2 की पावर 4, 16 जोड़ दो, 16 जोड़ते ही क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 16 जोड़ते ही क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलो ये बताओ, 4 लगातार समप्राकृत संख्याओं का गुणनफल है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो लगातार 2, 4, 6, 8, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो अब आप बोलोगे सर अब हमको समझ में आ गया करना क्या है। तो डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, तो 2 की पावर 4 जोड़ दो, 2 की पावर 4 कितनी होती है भैया? 16। अरे कितनी होती है? 16। तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक एग्जाम का छोटा सा आया हुआ क्वेश्चन है और आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये चीजें बीच बीच में काम आएगी, तो आपको तुरंत पहले से पता होना चाहिए। देखा और टिक मार दिया तब दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे देखो, ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, तो अब इसमें आपसे यही पूछेगा बस इसमें मिनिमम क्या जोड़ना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखो आप, इसमें एक प्रश्न है, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, 10,000 इंटू 10,002 इंटू 10,004 इंटू 10,006 प्लस 16 बराबर क्या आएगा। अब ये प्रश्न देखते ही तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या आपको मैंने अभी क्या बताया था? अंडर रूट ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी प्लस डिफरेंस की पावर 4 बराबर क्या होता है? पहला पद लास्ट, ए गुणा डी प्लस क्या होता है? डिफरेंस का स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, ये 1 सेकंड का प्रश्न है अभी, और ये एपी में समांतर श्रेणी में
डिफरेंस बराबर होगा इसका, ध्यान रखना। तो अब ये बताओ डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का, 2 का, डिफरेंस 2 2 का है, डिफरेंस की पावर 4, डिफरेंस 2 का है ना, तो अब 16 क्या है, 16 है 2 की पावर 4, चेक करो है क्या, डिफरेंस की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होती है। तो अब जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 सेकंड का प्रश्न, क्या पहला पद ये लो 10,000 इंटू लास्ट 10,006 प्लस डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस 2 है क्या, 2 का वर्ग 4। अब इसको हल कर दो बस, तो ये आ जाएगा 1,006, इसके पीछे 4 0, तो 1 2 3 4, इसमें 4 ऐड कर दो, तो जब 4 ऐड करूंगा तो 1,006,0004, ये अपना आंसर है। तो प्रश्न कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। कब, जब आपको ये चीज पता है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने बता दिया है कि 4 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे, उनका प्रोडक्ट और उसमें क्या जोड़ें, मिनिमम संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सिखा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है और ऐसी बातों का आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए भी। तो चलिए आगे, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखो क्या प्रश्न है। कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूं, देखो कैसे। n क्रमागत ध्यान रखना इस बात का, n क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाज्य होता है। ये बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ध्यान रखना भी। n क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं। तो उन संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा, फैक्टोरियल n से विभाज्य होता है। दूसरा पॉइंट, अगर ये आ जाए n क्रमागत सम संख्याओं का, ध्यान रखना आपकी बार, सम संख्याओं का, और होनी क्या चाहिए लगातार, n क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं ऑलवेज की, हमेशा की। गुणनफल हमेशा किसे विभाज्य होगा, सम संख्याएं है क्या, तो सम संख्या तो 2 से आएगा, तो 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सम संख्या की बात बोल दे तो सम संख्या में 2 आएगा, 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n से विभाज्य होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब मान लो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया, सर विषम संख्या आ जाए तो, ध्यान रखना n क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा 3 से विभाज्य होगा। मैं बात कर रहा हूं ऑलवेज की, हमेशा की। तो हमेशा अगर n क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ओड संख्याएं हैं, ओड नंबर है, तो हमेशा 3 से विभाज्य होगा। ध्यान रखना मैं ऑलवेज डिविजिबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो आप इसमें एग्जाम में क्या बातें पूछ सकता है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। तो प्रश्न अगला ये है 63। क्वेश्चन ये है अपने पास, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है, किससे
विभाज्य होता है। तो अब एक काम करो, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ये क्या कर रहा है प्रश्न, ये कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या, तो इनका गुणनफल हमेशा किससे भाज्य होगा। तो आपको मैंने क्या बताया फैक्टोरियल, अगर n क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाज्य होता है। फैक्टोरियल n क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहाँ तक, 3 गुणा 2 गुणा 1 तक, ठीक है भाई। तो ऐसे ही 7 संख्याएं हैं क्या, तो किससे भाज्य होगा, फैक्टोरियल 7 से। तो 7 का मान 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू कर दो इसका, बस 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 5 120, 120 गुणा 6, 12 6 120 गुणा 12 से बेहतर 720, 720 इंटू 7, 7 से गुणा 7 दूनी 14, 49 50, 5040 से भाज्य होगा, ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है।